जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इससे नेक्स्ट जो पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने चर्चा की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। आज की क्लास होगी हमारी 1781 का सेटलमेंट एक्ट, तथा इसके बाद आज ही हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर भी इसी क्लास में बात करेंगे। क्योंकि 1781 का जो सेटलमेंट अधिनियम था, ये एक विशेष अधिनियम नहीं था, बल्कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो कुछ कमियां हुई थी उनको सुधार करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा भेजा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए। इसमें क्या था, किस माध्यम से आया, उस चीज की जानने के लिए आप क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया 1781 का सेटलमेंट एक्ट। देखिए, इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता सरकार को, इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए, देखिए, इसके माध्यम से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। हम कह सकते हैं, अब कानून बनाने का जो अधिकार था वो उसके दो प्राधिकार हो गए, जिसमें, या हम कह सकते हैं कि कानून बनाने के जो अधिकार थे वो दो तरह से कानून बनाए जा रहे थे। कि देखिए, एक तो कानून बना रहा था गवर्नर जनरल, और कानून कौन बना रहा था, तो गवर्नर जनरल की ही जो परिषद थी, उस परिषद के माध्यम से भी कानून का निर्माण किया जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कानून बनाने के जो प्राधिकार थे वो दो हो गए थे। यहां पर दो तरह से कानून बनाए जा रहे थे। तथा सर्वोच्च न्यायालय को, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो था उसको कानून बनाने की जो परिषद थी उससे मुक्त रखा गया। देखिए, क्या ये चीज आज हमें अपने संविधान में देखने को नहीं मिलती। भारत की जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है। इसीलिए यहाँ पर जो कार्यपालिका की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद थी, उससे न्यायपालिका को, या हम कह सकते हैं कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था उसको बिल्कुल अलग रखा गया। तथा इसी में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय, जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, सर्वोच्च न्यायालय जो खोला गया था, सुप्रीम कोर्ट, ये कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, उसमें भी वैसे कर्मचारी जो शासकीय तौर पर कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन पर क्या नहीं लगा सकता था, ये मुकदमा नहीं लगा सकता था, उन पर कार्यवाही नहीं कर सकता था, उन पर कार्यवाही नहीं कर सकता था। हम कह सकते हैं जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था वो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, अगर वो शासकीय तौर पर व्यापार कर रहे हैं तो उन पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता था, उन पर मुकदमा नहीं लगा सकता था। इसमें आप कहीं ना कहीं ये स्वतः आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जिन व्यापारी जो शासकीय तौर पर कार्य कर रहे थे उन पर मुकदमा नहीं चला जा सकता, लेकिन
इसमें एक अलग से प्रावधान ये थे कि उन पर फौजदारी मुकदमा अर्थात सेशन कोर्ट चलाया जा सकता था अगर वो भारतीय लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं, किसी तरह से गलत व्यवहार करते हैं, तो उन पर सेशन कोर्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा वास्तविकता में देखने के लिए नहीं था। यह दस्तावेज सिर्फ भारतीय लोगों को दिखाने के लिए थे। वास्तविकता में इनसे कहीं कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं था, क्योंकि जिस आज के समय पर आप जी रहे हैं, इसे अगर हम आज से 75 वर्ष पहले ले जाया जाए, आज से 100 वर्ष पहले ले जाया जाए, तो उस समय ऐसे हालत जो है नहीं थे, क्योंकि जो ब्रिटेन से बनकर जो नियम कानून आ रहे थे उनमें उन्हीं का फायदा था, उन्हीं के लिए थे वो, जिसमें दिखाया कुछ और जा रहा था, वास्तविकता कुछ और थी। चलिए, इससे अगर हम आगे की बात करें तो इसी के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, इसको राजस्व मामले से दूर रखा गया। दूर रखा गया मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो राजस्व मामला, आधिकारिक मामला था, वो समाप्त कर दिया गया। यानी कि ये कंपनी का जो भारत में, बंगाल में जो राजस्व मामले बन रहे थे, वित्त मामले थे, उनसे इसे दूर कर दिया गया, या इसकी जो अधिकारता थी, इसका जो अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ न्याय के प्रसंग में ही सिर्फ अपने अधिकार प्रयोग करने थे। देखिए, इसी में अगर कहा जाए तो यहां से देखिए, अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुसलमान में जो सबसे पहली फूट देखी गई थी, जिसे बाद में आधिकारिक तौर पर भी चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जिन्होंने कहा भी था कि फूट डालो और राज करो। देखिए, उनको भारतीय लोगों की कहीं ना कहीं ये कमजोरी दिख रही थी, जो आज भी देखने को मिलती है कि भारत के लोग जहां पर जाति देखकर जो है चुनाव चुनते हैं, या जाति देखकर जो अपने नेता चुनते हैं, एक्चुअल में ये चीजें उस समय अंग्रेजों को भी भारत में देखने की मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो जातिगत व्यवस्थाएं फैली हुई थी, ये एक द्वेष था लोगों पर यहाँ। इसी कारण से उन्होंने इसका फायदा उठाया और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया तथा खुद शासन किया, क्योंकि कहा जाता है कि जब जब घर में, परिवार में लड़ाई होगी, या जब जब घर टूटेगा, तब तब पड़ोसी को फायदा होगा ही होगा। यही कारण था कि भारत के लोग आपस में लड़ने में, हिंदू मुसलमान करने में बिजी थे, और उनको शासन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो रही थी। तो यहां अगर हम सबसे पहले देखा जाए तो 1781 में ही, 1781 में प्रथम मदरसा, या हम कह सकते हैं पहला मदरसा भारत में खोला गया, जो कहां खोला गया था? पश्चिम बंगाल में। देखिए, भारत में सबसे जो पहला मदरसा खोला गया पश्चिम बंगाल में, ये मदरसा, देखिए अगर आज के समय आप समझें, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब भारत में किसी धर्म की शिक्षा देना संविधान के तौर पर गैर कानूनी है, तो मदरसों में उर्दू की शिक्षा या मुस्लिम धर्म की शिक्षा क्यों दी जाती है? तो इसे आप समझेंगे। देखिए, मदरसे में हिंदू मुस्लिम, मदरसे में मुस्लिम धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उर्दू भाषा की शिक्षा दी जाती है। और उर्दू भाषा ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सिर्फ मुस्लिम धर्म की है। उर्दू एक भाषा है, न कि मुस्लिम धर्म है। इसीलिए यह अपवाद नहीं बनता। जब आप बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की, आर्टिकल 25 से 30 तक, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, या उसमें कहा गया है कि सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं है, इसीलिए किसी भी सरकारी संस्थान में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस पर आए दिन लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या अगर ऐसा है तो मदरसों में मुस्लिम धर्म की शिक्षा क्यों दी जाती है? देखिए, मदरसों में मुस्लिम धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उर्दू भाषा की शिक्षा दी जाती है, और उर्दू भाषा एक भाषा है, न कि मुस्लिम धर्म। देखिए, ये था
1781 का सेटलमेंट अधिनियम, जिसके माध्यम से निम्न बातें की गई थी जो आपने समझी। आगे भी चीजों को समझते रहेंगे। देखिए अगले की अगर हम बात करें तो इसके बाद आया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट पर नजर डालेंगे आप। (1784) का पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम। देखिए इस समय के अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग थे। इस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी लॉर्ड नॉर्थ ही थे। अगर इसमें हम आगे की चर्चा करें तो इसके माध्यम से यह कहा जाता है कि यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। इसी के माध्यम से पहली बार भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व की बात कही गई और इसमें कहा गया कि भारत हमारे आधिकारिक क्षेत्र में आता है, अर्थात भारत हमारा एक क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार क्या कहा गया, अधिकारिता की गई, अधिकारिता, यानी भारत को एक ऑटोनॉमस दिखाया गया। भारत को कहा गया इस पहली बार इस अधिनियम में कि भारत हमारा स्वामित्व क्षेत्र है, अर्थात भारत हमारा एक आधिकारिक या अधिकृत राज्य है। अगर हम सीधी भाषा में समझें तो इसमें पहली बार ये कहा गया था कि भारत हमारा गुलाम है और हम भारत को एक राज्य का दर्जा देते हैं, एक स्वामित्व क्षेत्र का दर्जा देते हैं। उस समय की अगर हम चर्चा करें तो उस समय भारत एक लंदन का राज्य कहा जाता था, एक स्वामित्व ऑटोनॉमस राज्य कहा जाता था। उस समय भारतीय लोग बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के लंदन जा सकते थे, क्योंकि उस समय के अगर आप बातों को समझें तो देखा जाए कि उस समय हम एक ब्रिटेन के ही राज्य थे, या ब्रिटेन की जो हुकूमत थी उसके हम एक राज्य थे। जैसे कि भारत में इस समय पर 28 राज्य हैं, जिनमें से राजस्थान का व्यक्ति दिल्ली कभी भी जा सकता है, मुंबई जा सकता है, तथा समस्त राज्यों में कहीं भी घूमने जा सकता है। उसी तरह से हम भी उस समय के एक ब्रिटेन के स्वामित्व राज्य थे, जिस कारण से हम पूरे ब्रिटेन लंदन में कहीं भी घूमने जा सकते थे बिना पासपोर्ट व वीजा के। इस अधिनियम में ये बात पहली बार की गई ब्रिटेन के आधिकारिक क्षेत्र के बारे में। देखिए इसी अधिनियम में कंपनी के जो क्रियाकलाप थे, कंपनी के क्रियाकलाप, देखिए कंपनी के क्रियाकलापों को दो आधार पर बांट दिया गया। पहला आधार था व्यापारिक, वह दूसरा था राजनीतिक। व्यापारिक आधार कौमा राजनीतिक आधार, जिसमें अलग अलग बांटे गए थे कि किन लोगों को तो व्यापार के नियमों के संबंधित में कानून बनाने हैं, तथा किन लोगों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना है। उस समय की भारतीय राजनीति की बात करें तो उस समय पर भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति थी वो मुगल थे, अर्थात मुगलों की राजनीति में किस तरह से हस्तक्षेप करना है उसके लिए अलग से विभाग बनाया गया था, जिसमें विभाग थे निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल। देखिए पहला था निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, देखिए निदेशक मंडल था वो व्यापारी गतिविधियों को देखने के लिए था। व्यापारी गतिविधि,
देखिए ये व्यापारी गतिविधियों को देखने के लिए था और ये भारत में ही था। इसकी जो नियुक्ति थी वो भी इंग्लैंड के संसद द्वारा की गई थी। लेकिन अगर हम अगले मंडल की बात करें तो जो अगला मंडल था उसका नाम था नियंत्रण मंडल, नियंत्रक मंडल। देखिए इसका काम था राजनीतिक गतिविधियों को देखना, राजनीतिक गतिविधियों को देखना। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कुल 6 सदस्य थे तथा 6 सदस्यों की जो नियुक्ति थी उसकी नियुक्ति करते थे उस समय जो लंदन के राजा थे या कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन। इनकी नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तथा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद, देखिए इस परिषद में कुल सदस्य संख्या थी 4, कुल सदस्य संख्या 4 थी। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि जब कोई कानून बनाना था तो उस समय पर 4 में से कहीं एक तरफ 3 हो जाते हैं तो वो कानून बन सकता है। यहां पर देखा जा रहा था कि गवर्नर जनरल की जो पावर थी उसका कोई महत्व ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि मान लीजिए गवर्नर जनरल समेत टोटल 4 लोग थे। अब जो 4 लोगों में से बचे 3 एक साइड में हो गए तो वो कानून पास हो जाएगा, इसमें गवर्नर जनरल का कहां महत्व रहा फिर। तो इसकी संख्या 4 से घटाकर कितनी रखी गई? 3 कर दी गई। अर्थात अगर 3 में से एक भी गवर्नर जनरल की तरफ होगा तब भी वो नियम पास नहीं होगा। इसलिए इसमें गवर्नर जनरल के भी मत का जो है महत्व दिखने लग गया। तथा कर्मचारी जो थे कंपनी के, देखिए इसमें जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको उपहार लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। अर्थात जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे वो किसी भी वोकेशन पर उपहार कंपनी से नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इसके कंपनी को घाटा होगा। आप जो कंपनी में काम करते हैं उसकी आपको सैलरी मिलती है, इसलिए उन्होंने उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया कि जितने भी कंपनी के वर्कर्स हैं या कंपनी के व्यापारी हैं वो उपहार नहीं ले सकते। इसके माध्यम से कंपनी के उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और मेहनत करिए लगातार, क्योंकि कहते हैं भी कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप हमेशा कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।